आज 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार और ज्ञानम आपके लिए लेके आए हैं ताज़ा खबर और वही क्वेश्चन जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज इस सेक्शन को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है और उसके लिए वीडियो भी शायद एक अलग बना दें ताकि आपको उसको देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्या आपको नागरवाला केस के बारे में मालूम है? 1971 में एक नागरवाला का केस हुआ था। चलिए, अगर आप उस केस के बारे में सुनना चाहते हैं या कोई और ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट जिसके बारे में आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देन आई विल कम बैक टू यू विद दैट नागरवाला केस ऑल्सो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस और पता लगता है कानून क्या है, राज क्या है, सत्ता क्या है, इस चीज़ के बारे में सब पता लगता है। चलिए पहले शुरू करते हैं। न्यू कंज्यूमर एक्ट 2019 नोटिफाइड। अब ये कंज्यूमर एक्ट क्या चीज़ है? पहले तो ये समझने वाली चीज़ है कि अगर आपने बाज़ार से कोई सामान ख़रीदा है और उस सामान में कुछ डिफेक्ट है तो आप कहाँ जाएंगे? पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। 1986 में पहली बार इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के अंडर जो बायर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई और कंज्यूमर कोर्ट्स का गठन किया गया। देवर कॉन्स्टिट्यूटेड। और परंतु समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन 34 सालों में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। तो उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2019 में कंज्यूमर एक्ट 2019 जो है वो बनाया था और पुराना एक्ट कंप्लीटली रिपील कर दिया। इसका मतलब कि उसे ख़त्म कर दिया, पूरा एक्ट दोबारा से नया के नया बनाया है। और ये एक्ट 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास हुआ, फिर उसके बाद ये राज्यसभा में पास हुआ और 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए और ये कल नोटिफाई हुआ है और उसमें कहा गया है कि दिस इज़ नाउ बिकमिंग एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 20 जुलाई से नाउ दिस इज़ एप्लीकेबल। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो शायद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कानून जब पार्लियामेंट ने बना दिया तो फिर उसकी एप्लीकेशन इतनी देर से क्यों? तो इसके पीछे आपको थोड़ी सी जो है बात पता होनी चाहिए कि जब तक कानून को गज़ट में नोटिफाई नहीं कर देते तब तक वो कानून कागज़ों में है, उसकी ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, उसके बेसिस के ऊपर उसको लागू नहीं किया जा सकता जब तक सरकार उसे नोटिफाई ना कर दे। अब क्योंकि इस एक्ट को अब नोटिफाई कर दिया गया है तो 20 जुलाई 2020 से दिस हैज़ बिकम एप्लीकेबल। 2019 से नहीं, 2020 से दिस हैज़ बिकम एप्लीकेबल। और हमारे जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं दैट इज़ मिस्टर रामविलास पासवान, उन्होंने इसके जो रूल्स वगैरह हैं और प्रोविजंस वगैरह हैं वो भी अनाउंस कर दिए हैं। यहाँ पे नई चीज़ क्या आई है? The new act introduces concept of product liability and brings with it the scope, the product manufacturer, product service provider and product seller. अब पहले सिर्फ दुकानदार जो था he was liable, अब क्या है, मैन्युफैक्चरर है वो भी लायबल है, सर्विस प्रोवाइडर वो भी लायबल है, प्रोडक्ट सेलर जो है दुकानदार है वो भी लायबल है। और इस एक्ट के अंडर एक नई चीज़ जो बनाई गई है दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बनाई गई है। सो इससे जो पता लगता है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं और ये चेंजेस जो हैं मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या है? पहले कोई रेगुलेटर नहीं था इसका। नाउ दैट मीन्स जैसे आरबीआई इज ए रेगुलेटर, ठीक है, बैंकिंग का रेगुलेटर है, और एडा इज ए रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस, तो कंज्यूमर्स के लिए कोई रेगुलेटर नहीं था। अब
एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो बना दी गई है। दैट मीन्स अब कंज्यूमर्स के लिए भी एक रेगुलेटर बना दिया गया है। पहले क्या था, कंप्लेंट को बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर ऑफिस इज लोकेटेड, जहां जिसने सामान बेचा है वहीं पे कंप्लेंट हो सकती है। अब क्या है, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर कंप्लेनेंट रिजाइड्स और वर्क्स, जिसने सामान खरीदा है जहां वो रहता है वहां पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। पहले नो प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी, कंज्यूमर कुड अप्रोच द सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। प्रोडक्ट की लायबिलिटी के बारे में, कि उसकी गुणवत्ता के बारे में जो था, उसके बारे में जो था कोई बात नहीं कर सकते थे। अब जो है इसके बारे में यहाँ पे बात की जा सकती है। तीसरा, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक के जो केस थे वो फाइल कर सकते थे, स्टेट लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ तक, और नेशनल कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ से ऊपर के केस कर सकते थे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक के केस किए जा सकते हैं, और स्टेट फोरम में 1 करोड़ से 10 करोड़ के केस किए जा सकते हैं, और नेशनल फोरम में 10 करोड़ से ऊपर वाले केस जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसाफ जल्दी मिल सकेगा। तो दैट इज, और ई कॉमर्स के लिए पहले कोई प्रोविजन नहीं था, अब नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स ऑल्सो। और मीडिएशन सेल का भी मध्यस्थ, जैसे आर्बिट्रेशन होती है कि दो के बीच कोई फैसला करा दें, पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, अब नाउ दिस कैन बी सेटल्ड थ्रू मीडिएशन ऑल्सो। सो ये बहुत सारी चेंजेस जो हैं कंज्यूमर एक्ट में आए हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़े से क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आया हूं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है हमारे। हाँ जी, इन व्हाट नहीं विच होना चाहिए, वाज द फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड विच हैज बीन रिपील्ड बाय द 2019 एक्ट। पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कब आया था, जिसे अब रिपील कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आंसर आपका क्या होगा। सो जल्दी से इसका जवाब देंगे आप, इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, सो इसका आंसर है 1986। इसका आंसर क्या है, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिवाइज एंड एनलार्ज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट। तो ये कौन सी डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए। हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, तो इसका जवाब क्या है ना, 20 जुलाई 2020। Which authority has been constituted under the Consumer Protection Act? National Consumer Protection Authority, Central Consumer Protection Authority, Protection of Consumer Welfare Authority, और none of these। तो of course जल्दी से जवाब देंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। Which of the following is not permitted under the new Consumer Protection Act? इन 5 में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट परमिट नहीं करता है। तो इट परमिट्स इन्वेस्टिगेशन टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड इंस्टीट्यूट कंप्लेंट्स और प्रोसिक्यूशन, यस। इट कैन ऑर्डर रिकॉल ऑफ द अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस। इट कैन ऑर्डर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, यस। It can impose penalties on manufacturer or endorsers or publishers of misleading advertisements, yes. It can impose penalties, यहाँ पे बेसिकली लिखना था इंक्लूडिंग जेल टर्म्स, ठीक है जी। तो जेल टर्म वगैरह जो था यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ रह गई है। तो आई थिंक वी शुड एड इट हियर कि यहाँ पे जेल टर्म, तो जेल की प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? पीयूष गोयल, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हमने अभी डिस्कस किया है, हमारा आंसर क्या है, रामविलास पासवान। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नर, a veteran BJP figure in Uttar Pradesh, died at a hospital in Lucknow due to health related issues. He was 85.
एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार इन 2018। और वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उनकी जगह पे उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, शी वॉज ऑफिशिएटिंग एज द इंचार्ज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इन हिज एब्सेंस। तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, बट फिर भी खबर है, पता होना चाहिए। अब एक न्यूज़ पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और न्यूज़ को बाद में डिस्कस करते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ जी, पहला है टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। बी ऑप्शन, to provide logistic support to police and doctors and address their issues under the current corona crisis. Number 3, to provide financial incentives to MSME to make India Atmanirbhar. Fourth, to provide psychosocial support to students, teachers, parents and address their issues related to mental health and emotion well-being during the current corona crisis. तो यहाँ पे आपका आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे ही कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, उसके बेसिस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई आ सकते हैं, और ये न्यूज़ थी जो कि मैं आपके साथ अब लेके आया हूँ। ये हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च किया है, ये नया इनिशिएटिव है जैसे मैंने बताया आपको, मनोदर्पण इनिशिएटिव। और हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, एंड ही इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। और उन्होंने मनोदर्पण जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है, और किस स्कीम के अंडर किया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर ये इसको लॉन्च किया गया है। और बेसिकली जैसा मैंने बताया, साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट टीचर, इस सब के लिए किया गया है। And the initiative will provide strength, suggestion and support to the students, teachers and families in difficult situation. और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 8448440632, एंड दिस कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे कॉल कर सकता है। तो हम देखते हैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे हेल्पलाइन का नंबर है सुबह से लेकर शाम तक, वो कौन सा है? तो इस तरह से इसके ऊपर और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, या हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं वो कौन है? अगली न्यूज़ है, इट इज़ नॉट वेरी, बहुत मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी। इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा। अब देखिए, पेट्रोल, डीजल, these are not only costly item that we import from, बाहर से import करते हैं, but they also cause climate में they also cause pollution, and pollution because of ये जो vehicles हैं उनका discharge है, या हमारे thermal power plants हैं and all those, तो उनसे जो pollution हवा में फैलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड एयर है हवा में जाती है, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह शहर में तो पॉल्यूशन की हालत बहुत ख़राब रहती है, देयर आर पार्टिकल्स इन द एयर। अब इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी पीछे पंजाब में 2-3 थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। रोपड़ का थर्मल पावर प्लांट बंद किया गया है, बठिंडा का थर्मल पावर प्लांट है, उसके ऊपर 2 साल पहले 700 करोड़ रुपए खर्च किया गया था रेनोवेशन के लिए, परंतु लास्ट ईयर उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि हमें ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो कि पॉल्यूशन जो है वो पैदा करते हैं उन्हें बंद करना है और उसे रोकना है। सो इतना बड़ा पैसा खर्च करने के बाद भी उस पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। तो इसी तरह आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में इसका अभी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, बट स्टिल काफ़ी हद तक जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, कहते हैं कि 2030 तक तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाएंगी और बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सो इंडिया में पहली बार
एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए एक प्लाजा क्रिएट किया गया है, दैट इज क्रिएटेड इन न्यू दिल्ली में, चैम्सफोर्ड क्लब में क्रिएट किया गया है। चैम्सफोर्ड क्लब इज़ बेसिकली दिल्ली का बहुत ही मशहूर क्लब है जहाँ पे इलीट लोग जाते हैं और बड़े बड़े बाबू लोग या पॉलिटिशियन, इट इज़ ए सेंट्रल प्लेस फॉर देम। चैम्सफोर्ड, इफ़ यू कैन रिकॉल, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि भारत के ऊपर जिन लोगों ने राज किया उसके नाम पे ऊपर रखा गया है। तो क्वेश्चन जो है, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू ऑल नो इट राइट नाउ। वेयर हैज़ द फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा एस्टेब्लिश्ड? तो आंसर आपका क्या है? न्यू दिल्ली में इसे पहला एस्टेब्लिश किया गया है। अब एक क्वेश्चन और उसी के साथ ही जो फिर मैं आपके साथ थोड़ा सा इसके बारे में बात भी करूंगा, नेल्सन मंडेला अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड क्या है? तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये अवार्ड अनाउंस हुआ है, और इस अवार्ड जो है पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेल्सन मंडेला अवार्ड? तो इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, और नाम 3 हैं, ऑप्शन 4 हैं, शिंजो ए, मिस वार्दीन नोयानिस एंड डॉक्टर कोयाते। अब इसमें ऑप्शंस क्या है आपके पास? ओनली 1, बी ऑप्शन इज 1 and 3, सी इज ओनली 3 एंड डी इज 2 and 3। तो हमारा जो आंसर है दैट इज 2 and 3। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैं थोड़ा आपको बता रहा था कि नेल्सन मंडेला अवार्ड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। नेल्सन मंडेला अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री? आप सब लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक। सो जल्दी से अगर इसका जवाब देंगे तो दैट विल बी गुड। यस, पर इसका जो आंसर है दैट इज यूएनओ। यूएनओ जो है वो इस अवार्ड को अनाउंस करती है। नेल्सन मंडेला अवार्ड इज गिवन एवरी डैश ईयर्स, 2 years, 5 years, एनुअली और नन ऑफ दीज। तो ये अवार्ड जो है ये, यस, व्हाट आर योर आंसर्स? तो दिस इज गिवन एवरी 5 years। तो हर 5 साल बाद ये अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा नेल्सन मंडेला अवार्ड के बारे में और जानकारी जो है वो हासिल करते हैं। देखते हैं कि ये अवार्ड नेल्सन मंडेला का तो आप जानते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि नेल्सन मंडेला, ही वाज द पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था। एंड पहले तो ये पता होना चाहिए अपार्थाइड क्या है। अपार्थाइड इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि यहाँ पे बेसिकली अफ्रीकन लोग हैं, उनका देश है, परंतु अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है 10th क्लास की तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि पहले सबसे पहले जर्मनी, उसके बाद सबसे पहले बेल्जियम, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस एंड देन ब्रिटेन, इन सब लोगों ने इन इलाकों के ऊपर कब्जा किया था। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, अगर कमेंट्स में कभी लिखेंगे तो फिर मैं आपको उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी सुनाऊंगा कि हाउ दे ऑक्यूपाइड, किस तरह से उन्होंने ट्रीटीज करके लोगों को बेवकूफ़ बना के अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया था। वो बात की बात है, चलिए पहले इसी को डिस्कस करते हैं। फिर जब इन्होंने अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया, साउथ अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे जो वाइट एरिया जहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहते थे वहाँ पे ब्लैक लोगों को आने नहीं दिया जाता था, उनको वहाँ पे आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। सो दैट मीन्स देयर वर ओनली वाइट एरिया, देयर वर ओनली ब्लैक एरियाज, एंड blacks they did not had the right to vote also. So that system जिसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज अपार्थाइड। और फिर आपको ये भी मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी भी वहाँ पे गए थे, एक मुकदमा लड़ा था, और उसके बारे में फिर बाद में बात करते हैं। पर नेल्सन मंडेला वो 27 साल जेल में रहे, 27 years ही वॉज इन जेल, और पीसफुली जो है वो लड़ते रहे, और बाद में अंग्रेज़ों ने अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का जो सिस्टम था उसे ख़त्म किया, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और सबसे बड़ी बात जो नेल्सन मंडेला ने की कि वहाँ पे उन्होंने दोबारा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ना ही वहाँ पे उन्होंने कोई
अफ्रीकन्स के लिए कोई रिजर्वेशन की, इट्स ए ओपन सिस्टम। फिर इसके बारे में देखते हैं, पर चलिए इसके बारे में जो था मैं आपको बता रहा था कि नेल्सन मंडेला, और ये जो अवार्ड है दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ, दैट इज तिजानी मोहम्मद बंदे, उन्होंने इसे अनाउंस किया है। एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू पर्सन्स हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। किसको दिया जाता है? हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी by promoting the purpose and principles of United Nations while honoring Nelson Mandela's life। ठीक है जी, इसके लिए दिया जाता है। और ये 2020 का जो प्राइज है ये 18 जुलाई को जो है ये अनाउंस किया जाता है, और उस दिन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है। 18 जुलाई इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ नेल्सन मंडेला, तो इस दिन को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अनाउंस किसने किया है? इट इज अनाउंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, दैट इज तिजानी मोहम्मद बांदे, उन्होंने इसे अनाउंस किया है। एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू टू पर्सनैलिटीज, दैट इज मिस वार्दी नोयानिस, ऐसे नाम ग्रीस में होते हैं, तो शी इज ए ग्रीक लेडी, एंड डॉक्टर कोयाते, और इन दोनों ने बहुत काम किया है। शी इज़ द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ 2 फाउंडेशंस, एंड शी हैज़ वर्कड फॉर इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड कैंसर। तो चाइल्ड कैंसर में उन्होंने जो था बहुत काम किया है, तो उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। एंड शी हैज़ बीन द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनेस्को सिंस 1999। तो यूनेस्को की शी इज़ अ गुडविल एम्बेसडर, 1999 से शी इज़ द गुडविल एम्बेसडर, तो इसके लिए उनको दिया है। एंड डॉक्टर कोयोते, ही इज़ फ्रॉम द गिनी, जो कि अफ्रीका में एक देश है, और इन्होंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो एक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, दिस इज़ एक बहुत हार्मफुल प्रैक्टिस है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, तो लेडीज़ के जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, दे इन सम ट्राइब्स, इन सम एरियाज, it is felt that the girls or the ladies, they cannot enjoy their life, they cannot enjoy their sex life, they are made, this is a prerogative of the men only। तो उसके लिए जो उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उन्हें म्यूटिलेट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सो इट्स ए वेरी यू कैन से बहुत ही ट्राइबल, या मैं कहूँ कि बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है, एंड इट्स वंस अगेन अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, क्योंकि लेडीज़ को भी, गर्ल्स को भी उतने ही अधिकार हैं जितने के आदमियों को हैं। तो ये जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, इट कंप्राइज ऑल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व पार्ट्स ऑफ द टोटल रिमूवल ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया। उनके फीमेल जेनिटेलिया है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, सो दैट दे आर नॉट अराउज्ड और सो दे कैन नॉट एंजॉय द फिजिकल लव ऑल्सो। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया है। तो इन 2 लोगों को जो है ये नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। तो आई थिंक यू आर अवेयर कि साउथ अफ्रीका कहाँ पे है। अफ्रीका के बिल्कुल नीचे दिस प्लेस जो है दैट इज साउथ अफ्रीका। और ब्रिटिशर्स के लिए दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाउन। व्हाई? क्योंकि जब ये जो मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन के बीच बाद में जो थी वहाँ पे जो सुएज कैनाल बनाई गई, तो सारे के सारे जो जहाज थे ये इधर सारे से सारे घूम के आते थे। घूम के आने के लिए दे नीडेड ए पॉइंट ऑल्सो, दैट इज ए केप ऑफ होप टाउन या केप टाउन कहते हैं इसे। तो दिस वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली हम ये भी देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर कब्जा किया जाता है दैट इज़ फॉर द इकोनॉमिक गेन्स ऑल्सो। और साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जान लें कि साउथ अफ्रीका जो है इसकी जो कैपिटल है, बेसिकली साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। एक प्रेटोरिया है, एक बोलन, ऐसे कोई बड़ा सा नाम है, दैट इज़ अनदर है, और
एक कैपिटल और है इसकी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसको जो है ना उसका, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द थर्ड कैपिटल ऑल्सो। और इसकी जो हम बात करें करेंसी है, करेंसी का नाम इसका रैंड है। और प्रेटोरिया इसकी, यस आई गॉट इट, प्रेटोरिया इज द सेकंड कैपिटल। और थर्ड मैंने कहा था बी से कोई नाम, बड़ा सा नाम शुरू होता है, अफ्रीकन नेम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। बट जोहान्सबर्ग इज द लार्जेस्ट टाउन और द सिटी ऑफ, यू कैन से, साउथ अफ्रीका। और द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इज साइरल रामफोसा, साइरल रामफोसा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग सी बात मेरे दिमाग में अभी अभी याद आई, ठीक है। तो साइरल रामफोसा से पहले जैकब जुमा, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और 2010 में वो इंडिया में आए थे, आई कैन रिकॉल इट, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ था। जैकब जुमा जो है आज की डेट में ही इज़ अराउंड 80 ईयर्स ऑफ एज, आई थिंक सो, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हिज एज, 40 का बर्थ था उनका। तो एंड ही हैज़ मैरिड 6 टाइम्स, 6 बार उनकी शादी हो चुकी है। जब वो इंडिया में 2010 में आए तो उनकी 4 वाइफ्स थी, ठीक है। तो अब नाउ ही केम एट द 26 जनवरी 2010 को, ही वॉज हियर, ही वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे पैरेड। तो जब भी कोई बाहर से इंडिया में आता है, कोई हेड ऑफ द स्टेट या कोई यू कैन से पॉलिटिकल फिगर, तो उसे उसी तरह से ऑनर भी किया जाता है। जब उसको उस तरह से ऑनर किया जाता है तो अगर वो मेल है तो उसकी वाइफ है, तो शी इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लेडी। एंड जो पर्सन होता है उसे फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो उन्हें हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, और उनकी वाइफ है, शी इज़ नोन एज द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडिया ऑल्सो। तो उन्हें बराबर का जो है एक तरह का रिगार्ड दिया जाता है। बट व्हेन ही केम टू इंडिया, ही ब्रॉट ऑल हिज 4 वाइफ्स विद हिम। वो अपनी चार वाइफ्स उसकी उस समय अलाइव थी, चारों को लेके आया इंडिया में। तो एक प्रोटोकॉल में ये इशू हो गया कि अब चारों को एक सा व्यवहार कैसे करें, उनके साथ जो है प्रोटोकॉल में कैसे करें। अल्टीमेटली वन पर्सन हैज़ टू बी गिवन दैट प्रेरोगेटिव ऑफ द बीइंग द फर्स्ट लेडी। तो एक बहुत टिकलिश इशू था। ये तो कहीं नहीं लिखा कि कैसे उसे रिजॉल्व किया गया, बट दैट वाज ए इंसिडेंट जो कि मुझे अभी तक याद है कि ऐसा एक इशू हुआ था, और काफ़ी लोगों में चर्चा हुई थी। चर्चा तो जैकब जुमा के बाद में भी हुई कि 2018 में उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है, पर इनके एक बच्चा हुआ है। दैट्स कि उन्होंने एक लड़की जो है अराउंड 24 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसके साथ शादी की है। एंड अभी शायद शादी नहीं की, उनसे बेटा हुआ है, अभी शादी करने की तैयारी में है वो, अभी के ही में बी मैरिंग सून। तो अभी तक शादी नहीं की है। दैट इज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद मी राइट नाउ। तो चलिए कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये अच्छे लगते हैं पढ़ने में और सुनने में। सो दैट वाज ऑल अबाउट वी कैन से द करंट इवेंट्स जो कि हमने देखे। आज का एक टॉपिक जो करंट अकाउंट, हमारा देश का भी करंट अकाउंट होता है। चलिए इसको एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसको देखेंगे। दैट इज़ अबाउट द करंट अकाउंट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू that was about the rise of FPOs। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एटलीस्ट अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं, अगर एग्ज़ाम है आपका, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, PCS का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे, या आपका RRB का एग्ज़ाम है, IBPS का एग्ज़ाम है, SBI का एग्ज़ाम है, तो जैसे मैंने आपके साथ पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। परंतु अगर if you're concerned with getting into a higher job like PCS or like into IAS or some allied kind of job, तो फिर आपको ये FPO क्या चीज़ है, या फिर ये करंट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। If you are interested in that, I'll making another video on that and you can have a look, आप उसे देख सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, अगर आप नागरवाला केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ 1971 कि कैसे
बैंक में से बिना कोई चेक के 60 लाख रुपया एक कैशियर बाहर लेके आते हैं और कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फ़ोन आया है और उनके कहने पे मैं ये कैश उन्हें किसी को हैंड ओवर किया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर सुनना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल गेट बैक विद यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। थैंक यू।